Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 6, Nature of Newton. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे न्यूटन की फितरत के बारे में। उसका नेचर कैसा था, उसका अखलाक कह सकते हैं या उसकी फितरत कैसी थी। ओके गाइस, तो ये हमारी कहानी है और बहुत ही आसान कहानी नहीं है, बल्कि इसको आप एक इंसान की सिफत के बारे में कह सकते हैं या एक इंसान के अखलाक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि कहानी का मतलब होता है ऐसे ही कहानी, बट ये हकीकी कहानी कह सकते हैं इसको, और बहुत आसान है। तो हम शुरू करते हैं, जिसमें से हमारा ये किस्सा शुरू होता है, ये कहानी शुरू होती है। न्यूटन एक बड़ा रहमदिल इंसान था। तो बहुत आसान है, इसको हम उर्दू में कैसे कहेंगे? उर्दू में इसको हम कहेंगे न्यूटन वॉज अ वेरी काइंड पर्सन। ओके, तो न्यूटन ये आपका सब्जेक्ट बन रहा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लाया। बड़ा रहमदिल इंसान, अ वेरी काइंड पर्सन। काइंड का मतलब रहमदिल, अ वेरी मतलब बहुत, पर्सन मीन्स आदमी या इंसान। ओके, तो न्यूटन वॉज अ वेरी काइंड पर्सन, इसको हम कहेंगे न्यूटन एक बड़ा रहमदिल इंसान था। ओके, तो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। आगे इतना दानिश्वर होने पर भी उसमें ज़रा तकब्बुर ना था। ओके, बहुत आसान है। इतना दानिश्वर होने पर भी इसके लिए हो सकता है आपको मुश्किल लगी हो, लेकिन बहुत आसान है। इसको हम कहेंगे इवन दो ही वॉज सो इंटेलेक्चुअल ही वॉज नॉट एरोगेंट एट ऑल। ओके, तो ये बहुत आसान सा है। इसको हमने कैसे कहा कि इतना दानिश्वर होने पर भी, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इवन दो ही वॉज सो इंटेलेक्चुअल। ओके, ये आपकी अपनी उर्दू की ताबीर है और ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें, इवन दो ही वॉज सो इंटेलेक्चुअल, इसको हम उर्दू में कहेंगे अगरचे वो बहुत ज़्यादा दानिश्वर था, अगरचे वो बहुत ज़्यादा ज़हीन था या दानिश्वर था। ये आपका इस लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन उर्दू में इसी चीज़ को हम कैसे कह देते हैं? इतना दानिश्वर होने पर भी, इस तरह के सियाक में, हमेशा नहीं। ओके, अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें इतना दानिश्वर होने पर भी, तो हम कहेंगे कि इवन आफ्टर बीइंग दिस मच इंटेलेक्चुअल ऑल्सो। तो ये कोई मतलब अंग्रेज़ी नहीं है, तो अंग्रेज़ी में इसको कैसे कहेंगे? इवन दो ही वॉज सो इंटेलेक्चुअल, उसमें ज़रा तकब्बुर ना था, इसको हम कैसे कहेंगे? ही वॉज नॉट एरोगेंट एट ऑल। यहाँ पर ज़रा तकब्बुर ना था और ये अलग है बिल्कुल। इसमें ज़रा तकब्बुर नहीं था, अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे ही डिड नॉट हैव एरोगेंसी, ही डिड नॉट हैव एरोगेंस एट ऑल। ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ, तकब्बुर ना था। लेकिन इसी चीज़ को अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? हम कहते हैं ही वॉज नॉट एरोगेंट एट ऑल। और आप
अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो हम कहेंगे कि वो ज़रा सा भी मुतकब्बिर नहीं था। तो ठीक है, आप इसको कह सकते हैं ज़रा सा भी मुतकब्बिर नहीं था, ठीक है, घमंडी नहीं था, ठीक। तो इसको उर्दू में मैंने कह दिया इसमें ज़रा सा भी तकब्बुर ना था। तो इसी चीज़ को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? ही वॉज नॉट एरोगेंट एट ऑल। ओके गाइस, आगे चलते हैं और अगला जुमला है, उसकी फितरत इतनी नाजुक थी कि उसको गुस्सा कभी नहीं आता था। इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे हिज नेचर वॉज सो डेलिकेट दैट ही नेवर गॉट एंग्री। ओके, तो उसकी फितरत इतनी नाजुक थी, इसको हम कैसे कहेंगे? हिज नेचर वॉज सो डेलिकेट। तो अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें हिज नेचर वॉज सो डेलिकेट, तो इसको हम कहेंगे कि उसकी जो है फितरत इतनी नाजुक थी, ठीक हो गया, कि उसको कभी गुस्सा नहीं आता था। दैट ही नेवर गॉट एंग्री। गेट एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना या गुस्सा आना, ठीक है। गुस्सा नहीं आता था यहाँ पर गर्चे है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब होता है यानी गुस्सा होना। तो अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें उसको गुस्सा कभी नहीं आता था, तो आप कहेंगे कि द एंगर वॉज नॉट कमिंग या द एंगर डिड नॉट कम टू हिम एनी टाइम। इस तरह हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? ही नेवर गॉट एंग्री, यानी वो कभी गुस्सा नहीं होता था, ये माना हो गया, राइट। तो हिज नेचर वॉज सो डेलिकेट दैट ही नेवर गॉट एंग्री, इसको हम यानी कि उसकी फितरत इतनी नाजुक थी कि उसको कभी गुस्सा नहीं आता था, इसको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे हिज नेचर वॉज सो डेलिकेट दैट ही नेवर गॉट एंग्री। ओके, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, उसके पास एक प्यारा छोटा कुत्ता था। बहुत आसान है, इसको हम कहेंगे ही हैड अ क्यूट लिटिल डॉग। कोई मुश्किल नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर उसके पास था, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? ही हैड। हमने कहा ही हैड, उसके पास था क्या? एक प्यारा छोटा कुत्ता, अ क्यूट लिटिल डॉग। यहाँ पर कुछ लोग लवली भी ला सकते हैं, ठीक है, लवली चल जाएगा, बट क्यूट मतलब प्यारा का मतलब बहुत खूबसूरत था, क्यूट सा दिखता था वो, ये माना है यहाँ पर। ओके, तो इसलिए ही हैड अ क्यूट लिटिल डॉग, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे। एक दिन न्यूटन कहीं बाहर गया था और उसके कमरे में मेज पर बत्ती जल रही थी। ये आपका जुमला हुआ, बहुत आसान है, इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे वन डे न्यूटन हैड गॉन आउटसाइड समवेयर and there was a lamp burning on the table in his room, right? तो हम इसको कैसे कहेंगे? उस एक दिन, इससे मतलब वन डे, न्यूटन कहीं बाहर गया हुआ था, न्यूटन हैड गॉन आउटसाइड समवेयर, कहीं बाहर, आउटसाइड समवेयर, जाना का मतलब गया होने का मतलब जाना, चूंकि पास्ट परफेक्ट की बात चल रही इसलिए हमने हैड गॉन कर दिया, राइट। तो वन डे न्यूटन हैड गॉन आउटसाइड समवेयर का उर्दू में हम कैसे कहते हैं? एक दिन न्यूटन कहीं बाहर गया था, राइट। और उसके बाद और उसके कमरे में मेज पर बत्ती जल रही थी, तो हमने क्या कहा? एंड देयर वाज अ लैम्प बर्निंग ऑन द टेबल इन हिज रूम। ओके, हमने इस तरह कर दिया। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो आप कहेंगे और उसके कमरे में, एंड इन हिज रूम, उसके बाद देयर वाज अ लैम्प बर्निंग ऑन द टेबल। इस तरह भी आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट चूंकि ये आपका सब्जेक्ट बनना, हमने देयर इस्तेमाल किया और इसीलिए हमने इसको यहाँ पर ला दिया पहले। तो हमने कहा एंड देयर वाज अ लैम्प, एक चराग था या एक बत्ती थी, बर्निंग जो जल रही थी, ऑन द टेबल मेज पर, इन हिज रूम, उसके कमरे में। ओके, तो एक दिन न्यूटन कहीं बाहर गया हुआ था, वन डे न्यूटन हैड गॉन आउटसाइड समवेयर, और उसके कमरे में मेज पर बत्ती जल रही थी, एंड देयर वाज अ लैम्प बर्निंग ऑन द टेबल इन हिज रूम। ओके, आगे चलते हैं। इतने में न जाने कुत्ते के दिल में क्या आया कि वो बड़े जोर से मेज पर उछल पड़ा और जलती हुई बत्ती गिर पड़ी और सब कागजात जिनको तैयार करने में न्यूटन को कई साल लग गए थे जलकर खाक हो गए। ये आपको बहुत मुश्किल जुमला लगा होगा, हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको मुश्किल लगा हो, लेकिन ये कोई मुश्किल जुमला नहीं। इसको हम पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले, इतने में ना जाने कुत्ते के दिल में क्या आया, ये आपका एक जुमला हुआ, एक हिस्सा हुआ, राइट। उसके बाद है कि वो बड़े जोर से मेज पर उछल पड़ा, ये जुमले का दूसरा हिस्सा हुआ।
और जलती हुई बत्ती गिर पड़ी, ये तीसरा हिस्सा हुआ। और सब कागजात जिनको तैयार करने में न्यूटन को कई साल लगे थे जलकर खाक हो गए, ये आपका अगला जुमला हुआ। तो यहाँ पर मैं ये जुमला कह रहा हूँ, इसका मतलब मेरे कहने का ये है कि पहले हम इसका तर्जुमा करेंगे, यानी पहले एक मुकम्मल जुमला इसको बनाएंगे। तो इतने में ना जाने कुत्ते के दिल में क्या आया, इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे मीनवाइल नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू द डॉग। यहाँ पर ये बिल्कुल अलग ही तर्जुमा है। इतने में ना जाने कुत्ते के दिल में क्या आया, इसका अगर आप लफ्जी तर्जुमा करें तो इसको कहेंगे, इतने में के लिए बोलते मीनवाइल, ओके, इतने में मीनवाइल। ना जाने नो वन नोज, यानी कोई नहीं जानता है, कुत्ते के दिल में क्या आया, व्हाट हैपेंड टू द डॉग। तो कुत्ते के दिल में क्या आया है, अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो हम कहेंगे व्हाट कम टू द हार्ट ऑफ द डॉग। लेकिन इसका कुत्ते के दिल में क्या आया, इसका क्या मतलब होगा, यानी न जाने क्या हुआ उसे, या उसे न जाने क्या ख्याल आया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ख्याल का लिहाज करते हुए कि नो वन नोज व्हाट थॉट। आप यहाँ पर कह सकते हैं मीनवाइल नो वन नोज व्हाट द डॉग थॉट। ठीक, ये आप इस तरह कह सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको जो अंग्रेजी में ज्यादा इस्तेमाल वही इस्तेमाल करें। हम कहेंगे मीनवाइल, इसी दौरान नो वन नोज, ना जाने। ना जाने का मतलब किसी को नहीं पता, यही मतलब हुआ ना जाने। कुत्ते के दिल में क्या आया, व्हाट हैपेंड टू द डॉग। और यहाँ पर आप व्हाट डिड हैपन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि आई नो, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, वही वाला स्ट्रक्चर है जो गालिबन मैंने पहले दिन पढ़ाया था जब हम एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर वही स्ट्रक्चर है कि सवालिया लफ्ज़ को हम ला देते हैं और सवाल को हम बदल देते हैं सिंपल में, और वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाते, राइट। तो यहाँ पर वही है। तो इतने में ना जाने कुत्ते के दिल में क्या आया, इसको आप कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? अगर आप कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या तर्जुमा करना चाहते हैं, इसको आप अंग्रेजी में कहेंगे मीनवाइल नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू द डॉग, कि वो बड़े जोर से मेज पर उछल पड़ा। इसको आप आगे कहेंगे डैड की ही जम्प्ड ऑन द टेबल विथ ग्रेट फोर्स। वो बड़े जोर से मेज पर उछल पड़ा, ही जम्प्ड ऑन द टेबल, वो उछल पड़ा कहाँ, मेज पर, विथ ग्रेट फोर्स, बड़े जोर से। बड़े जोर से का मतलब यहाँ पर बड़ी ताकत से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बड़े जोर का मतलब जो है स्पीड लेते हैं तो आप कह सकते हैं विथ ग्रेट स्पीड। अगर आपका मतलब स्पीड है तो आप कह सकते हैं विथ ग्रेट स्पीड। ठीक, यहाँ पर मैंने फोर्स कर दिया, ताकत के साथ पूरी ताकत लगा दी कूदने में, मैंने ये माना लेकर के यहाँ पर मैंने किया है। तो यहाँ पर इसको कहेंगे डैट ही जम्प्ड ऑन द टेबल विथ ग्रेट फोर्स। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये दूसरा हिस्सा हो गया, दूसरा जुमला हो गया। आगे, और जलती हुई बत्ती गिर पड़ी, इसको आप कैसे कहेंगे, जलती हुई बत्ती, एंड द बर्निंग लैम्प फेल। तो जलना का मतलब होगा बर्न, तो यहाँ पर जलती हुई की बर्निंग लैम्प, ठीक है, जलती हुई। इस तरह का कोई भी आ जाए जलती हुई, लाइक सोता हुआ आदमी, तो आप कहेंगे स्लीपिंग मैन। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं बना पाते, सोता हुआ आदमी के लिए क्या अंग्रेजी आएगी। तो आप वर्ब लाएंगे, आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद आप जो है मौसूफ को ला देंगे, जिसकी सीधे सिफत ला रहे हैं। तो यहाँ पर बर्निंग लैम्प, जलती हुई बत्ती गिर पड़ी, फेल। आप फेल डाउन भी कर सकते हैं, अगर आप ताकत लाना चाहिए, गिर पड़ी तो आप कह सकते हैं और जलती हुई बत्ती गिर पड़ी, एंड द बर्निंग लैम्प फेल डाउन, या बगैर फेल के भी आप, यानी बगैर डाउन के भी आप इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब आगे है, और सब कागजात जिनको तैयार करने में न्यूटन को कई साल लगे थे जलकर खाक हो गए। ये कोई मुश्किल जुमला नहीं है, बल्कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, और सब कागजात जिनको तैयार करने में न्यूटन को कई साल लगे थे, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद जलकर खाक हो गए, ये आपका वर्ब है। तो गोया कि हमें पहले और सब कागजात जिनको तैयार करने में न्यूटन को कई साल लगे थे, इसकी अंग्रेजी बनानी है। उसके बाद जलकर खाक हो गए, जलकर खाक होने के लिए बोलते हैं बर्न टू डस्ट। ओके, तो इस पूरे हिस्से को हम कैसे कहेंगे, एंड ऑल द पेपर्स दैट न्यूटन हैड स्पेंट सो मेनी इयर्स प्रिपेयरिंग फॉर वाज बर्न टू डस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे कहेंगे, और सब कागजात, एंड ऑल द पेपर्स, ठीक, जिनको तैयार करने में। तो यहाँ पर ये जो जिनको आया हुआ है, ये आपका इसमें मौसूल है, गोया कि आपको विच या व्हाट या डेट का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि विच का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग ले करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, यानी फाइल हो या मफूल हो। तो यहाँ पर सब कागजात जिनको तैयार करने में मफूल है, तो यहाँ पर मैंने डेट इस्तेमाल किया।
और मैंने बताया था डेट का इस्तेमाल हम कॉमन कर लेते हैं, किसी के लिए भी कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेट इस्तेमाल किया। आप यहाँ पर विच भी ला सकते हैं। ओके, तो जिनको तैयार करने में द पेपर डेट न्यूटन, ठीक है, जिनको तैयार करने में न्यूटन को कई साल लगे थे, यानी न्यूटन को कई साल लगे थे, इसका क्या मतलब है कि न्यूटन ने कई साल लगाए थे। ओके, जिनको तैयार करने में न्यूटन को कई साल लगे थे, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे कहेंगे, जिनको तैयार करने में न्यूटन ने कई साल खर्च किए थे। ठीक, तो इसीलिए मैंने कहा दैट न्यूटन हैड स्पेंट सो मेनी ईयर्स। ओके, अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें, जिनको तैयार करने में न्यूटन को कई साल लगे थे, तो इसको आप कहेंगे दैट टुक मेनी ईयर्स फॉर न्यूटन टू प्रिपेयर। जिनको तैयार करने में न्यूटन को कई साल लगे थे, दैट टुक मेनी ईयर्स फॉर न्यूटन टू प्रिपेयर फॉर। लेकिन ये अच्छा तर्जुमा नहीं होगा, तो जिनको तैयार करने में न्यूटन को कई साल लगे थे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, यानी जिनको तैयार करने में न्यूटन ने कई साल खर्च किए थे। तो इसीलिए हमने इसको बदल दिया सब्जेक्ट में, और ये आपके लिए आसान हो गया। ओके, तो दैट न्यूटन हैड स्पेंट फॉर मेनी ईयर्स प्रिपेयरिंग फॉर, प्रिपेयर के साथ हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह असल में यहाँ पर थी फॉर डेट असल था, जिनको के लिए क्या असल था, फॉर डेट। लेकिन मैंने जब डेट के बारे में आपको बताया था, तो वहाँ पर बताया था कि जब हम डेट के साथ प्रीपोजिशन लाएं तो एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमें ज़रूरी कि उसको गैप रखें, तो इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा है। राइट, अगर आप पर विच ले आते हैं तो आप कह सकते हैं प्रिपेयर विच फॉर विच, लेकिन चूंकि डेट के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं ला सकते इसमें मौसूल में, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लाया है। ठीक, वरना यहाँ पर इसकी जगह फॉर डेट है। ओके, तो जिनको तैयार करने में डेट प्रिपेयरिंग फॉर, न्यूटन को कई साल लगे थे, न्यूटन हैज स्पेंट सो मेनी ईयर्स। अभी आपका सब्जेक्ट बन गया। अब जलकर खाक होने के लिए वाज बर्न टू डस्ट, जलकर खाक होना, और इसको हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। ओके, वाज बर्न टू डस्ट, अब बगैर वाज के भी ला सकते हैं बर्न टू डस्ट। ओके, तो अब आपका ये जुमला हो गया। राइट, तो सब कागजात जिनको तैयार करने में न्यूटन को कई साल लग गए थे या लगे थे, जलकर खाक हो गए। इसको आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, अंग्रेजी में हम कहेंगे एंड ऑल द पेपर्स दैट न्यूटन हैड स्पेंट सो मेनी इयर्स प्रिपेयरिंग फॉर वाज बर्न टू डस्ट। ओके, अब देखिए कितना आसान होगा कि जब आपने एक एक को बांट दिया। ओके, तो हमारा जुमला हुआ, इतने में ना जाने कुत्ते के दिल में क्या आया, Meanwhile, no one knows what happened to the dog, कि वो बड़े जोर से मेज पर उछल पड़ा, that he jumped on the table with great force, और जलती हुई बत्ती गिर पड़ी, and the burning lamp fell, या fell down भी आप कर सकते हैं, और सब कागजात जिनको तैयार करने में न्यूटन को कई साल लगे थे जलकर खाक हो गए, and all the papers that Newton had spent so many years preparing for was burned to dust. ओके, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, जब न्यूटन घर वापस आया तो ये हाल देखकर बड़ा दुखी हुआ, या बहुत दुख हुआ उसको। ओके, तो ये बहुत आसान जुमला, इसको अंग्रेजी में कहेंगे व्हेन न्यूटन रिटर्न होम ही फेल्ट वेरी सैड टू सी दिस सिचुएशन। तो इसको हमने क्या कहा, जब न्यूटन घर वापस आया, इसके लिए व्हेन न्यूटन रिटर्न होम, रिटर्न के माने होते वापस आना, आप केम बैक भी कर सकते हैं, व्हेन न्यूटन केम बैक होम, जब न्यूटन घर वापस आया। तो और तो ये आपकी उर्दू की ताबीर है, इसके लिए हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं, हरदम नहीं, लेकिन इस तरह के जुमले में हमने कॉमा इस्तेमाल कर दिया, तो आपको यहाँ पर दिन लाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हाल देखकर बड़ा दुखी हुआ, ही फेल्ट वेरी सैड टू सी दिस सिचुएशन। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी तब्दीली है, टू सी दिस सिचुएशन, इसको आप शुरू में ला सकते हैं, टू सी दिस सिचुएशन ही फेल्ट वेरी सैड या वेरी सॉरी। ओके, ये हाल दिस सिचुएशन देखकर टू सी आप यहाँ पे ला सकते हैं, ही फेल्ट वेरी सैड सीइंग दिस सिचुएशन, यानी टू के बगैर आप आईएनजी के साथ ला सकते हो, तो आप कह सकते हैं ही फेल्ट वेरी सैड सीइंग दिस सिचुएशन। ओके, तो जब न्यूटन घर वापस आया तो यह हाल देखकर बड़ा दुखी हुआ, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे व्हेन न्यूटन रिटर्न होम ही फेल्ट वेरी सैड फॉर हिज सिचुएशन। यहाँ पर ही फेल्ट वेरी सैड, बहुत उसने दुख महसूस किया, यही माना है, उसे दुख हुआ, यानी उसे जो है बड़ा दुख हुआ। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें बड़ा दुख हुआ, तो आप कहेंगे
अ वेरी सैडनेस हैपन टू हिम, कोई ऐसा जुमला नहीं है अंग्रेजी में। आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हम कैसे कहेंगे? आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप नहीं कह सकते कि मैं बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं, लेकिन आपका जो बातचीत का लहजा होगा या बातचीत में आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यही ना कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप इस हालत में हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने, ये अंग्रेजी की ताबीर है और ये आपकी उर्दू की ताबीर है। यहाँ पर सैड मैंने कहा, आप यहाँ पर सॉरी भी कर सकते हैं, सैडनेस भी कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा तर्जुमा हुआ इस जुमले का। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, उसने कुत्ते को कोई सजा ना दी। तो बहुत आसान है, हमने कहा ही डिड नॉट गिव द डॉग एनी पनिशमेंट। आसान जुमला है। तो गिव द पनिशमेंट का मतलब होगा सजा देना, एनी का मतलब कोई हो जाएगा। तो कोई सजा ना दी, ही डिड नॉट गिव द डॉग एनी पनिशमेंट। तो यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट है, पहला कुत्ता, दूसरा कोई सजा, राइट। तो यहाँ पर हमने पहले डायरेक्ट वाले को द डॉग कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ही डिड नॉट गिव द डॉग एनी पनिशमेंट। अगर आप पनिशमेंट को पहला लाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं ही डिड नॉट गिव एनी पनिशमेंट, तो उसके लिए आप टू द डॉग लाना पड़ेगा, टू द डॉग हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप डॉग को लास्ट में लाना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे, ही डिड नॉट गिव एनी पनिशमेंट टू द डॉग। क्यों? क्योंकि ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? यानी जो असल ऑब्जेक्ट होता है, और इसमें असल किसकी बात चल रही है? डॉग की, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है इसको पहले लाया। लेकिन अगर आप इसको लाना चाहते हैं, ही डिड नॉट गिव एनी पनिशमेंट, तो आपको टू द डॉग कहना होगा। ओके गाइस, तो ये हमारा जुमला हुआ। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, उसने सिर्फ इतना ही कहा, अरे कुत्ते, तूने जो मेरा नुकसान किया है उसकी तुझे खबर नहीं। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ही जस्ट सेड, ओ डॉग, हाउ मच यू हैव हार्म्ड मी, यू डोंट नो। ओके, तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, इसको आप कैसे कहेंगे? हम कहेंगे ही जस्ट सेड, सिर्फ इतना ही के लिए जस्ट लाएंगे। ओके, आप ये कह सकते हैं ही सेड ओनली, आप यहाँ पर ही सेड ओनली कह सकते हैं, बट जस्ट ज्यादा अच्छा होगा। ही जस्ट सेड, उसने सिर्फ इतना कहा, क्या कहा? ओ डॉग, अय कुत्ते, तूने जो मेरा नुकसान किया उसकी तुझे खबर नहीं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे हाउ मच यू हैव हार्म्ड मी, यू डू नॉट नो, या यू डोंट नो। ओके, तूने जो मेरा नुकसान किया है उसकी तुझे खबर नहीं। इसको हमने कैसे कहा? हाउ मच यू हैव हार्म्ड मी, यू डू नॉट नो। ओके, अब यहाँ पर हाउ मच यू हैव हार्म्ड मी, इसका अगर आप लफ्जी तर्जुमा करें तो हम कहेंगे कि कितना तूने मुझे नुकसान किया है। यहाँ पर जो मैंने नुकसान किया है, लेकिन इसका अलग तर्जुमा हमने किया कि हाउ मच यू हैव हार्म्ड मी, यानी कि कितना तूने मेरा नुकसान किया तुझे खबर नहीं है। लेकिन हमने कहा तूने जो मेरा नुकसान किया है, ये आपकी उर्दू की ताबीर है। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करते हैं, जो मेरा नुकसान किया, यानी तूने जो मेरा नुकसान किया है उसकी तो तुझे खबर नहीं, तो आप कह सकते हैं लफ्जी तौर पर कि द हार्म विच यू डिड फॉर मी, द हार्म विच यू डिड फॉर मी, यू डू नॉट नो। लेकिन हम इस तरह से नहीं कहते, ओके, बल्कि हमने कहा हाउ मच यू हैव हार्म मी, यानी तुमने मुझे किस कदर नुकसान पहुंचाया है, यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते, यानी तुझे खबर नहीं का मतलब आई डोंट नो, मुझे खबर नहीं। यह आपकी उर्दू की ताबीर है, इसको हम कहेंगे आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पर तुझे खबर नहीं गर्चे है, तो आई डू नॉट नो को आप तर्जुमा कर सकते हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे खबर नहीं है, मैं खबर नहीं रखता हूँ। तो देखिए उर्दू में कई सारी ताबीरात हैं एक ही चीज़ को या एक ही बात को बयान करने के लिए, ठीक। लेकिन अंग्रेजी में हम सिर्फ क्या कहेंगे? आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं मुझे नहीं मालूम। तो ये बहुत ही बड़ी कहानी है, यानी हकीकी कहानी है। अब मैंने किताब से उठाया है, पता नहीं ऐसा हुआ था कि नहीं, वही जाने, किताब वाले जाने। खैर, अगर इसको हम हकीकी तौर पर महमूल करें, हकीकतन मान लें, तो देखिए कि कितना बड़ा सबक है। और हकीकत भी यही है कि नुकसान हो जाने के बाद अगर हम सामने वाले को जो है कुछ कर रहे हैं तो उससे हमारा जो है हासिल नहीं हो सकता, नहीं, जो नुकसान हो गया अब क्या कर सकते हैं। लिहाजा घर में अगर कोई बात हो जाए, आपका बच्चा है मान लीजिए, खासतौर पर गिरा दिया, कुछ टूट फूट गया, आप उसको मारे नहीं कि क्यों गिरा दिया, गलती से गिरा था, जाहिर सी बात है जानबूझकर कोई नहीं गिराता है, कोई सामान नुकसान नहीं करता घर का। तो अगर घर में आपका कोई बच्चा है या बच्ची है नुकसान कर दे, मान लीजिए प्लेटें टूट गई
गिलास टूट गया या कुछ और हो गया तो फिर उसको मारने से वो चीज़ सही नहीं हो सकती है। तो इस कहानी से हमें ये सबक लेना चाहिए कि हमें जो है इस तरह के वाक़यात अगर पेश आ जाए तो हमें सबसे काम लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, अब टूट गया तो मारने से बच्चे को या बच्ची को वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती है, राइट। तो वही चीज़ इसने भी किया कि अब जल गया, खैर जल गया, अब क्या कर सकते हैं। वो तो है न समझ था, कुत्ते को पता नहीं था कि ये पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत के हामिल हैं कागजात, तो उसे नहीं समझती, तो इसलिए उसने माफ़ कर दिया, राइट। तो ये चीज़ हमें भी करना चाहिए, ठीक है, कि मारने से हमें वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। ओके, और यहीं पर हमारी आज की कहानी ख़त्म हुई। तो इंशाअल्लाह हम मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।